हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आज जो है विश्व खाद्य दिवस है और इस खाद्य दिवस पर अगर हम बात करें कि दुनिया में खाद्य सुरक्षा को लेकर आने में, यानी कि खाद्य सुरक्षा मतलब सभी के पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध है, तो ऐसे में दुनिया को में खाद्य सुरक्षा लाने में ऑब्वियसली हमारे देश के किसानों का बहुत योगदान है। कृषि के विकास में आमतौर पर हम कृषि वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान मानते हैं और अन्य कई सारे लोग हैं जिनका योगदान माना जाता है। तो आज मैं आपको अगले 10 मिनट में ऐसे वैज्ञानिकों की कहानी सुनाऊंगा जिनके योगदान से, जिनको आपको लगेगा कि यार ये तो केमिकल रिएक्शन कर रहे थे और इन्होंने एक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम सॉल्व की, रसायन शास्त्र की प्रॉब्लम सॉल्व की, लेकिन इस रसायन शास्त्र की प्रॉब्लम सॉल्व करने के कारण दुनिया भर की कृषि को जितना बड़ा योगदान मिला, दुनिया भर की कृषि में जितनी तरक्की हुई, जितना विकास हुआ, वो शायद अभूतपूर्व था। तो आज मैं आपको बताऊंगा हेबर बॉश मेथड के बारे में, जिसने दुनिया में एक, जिसको हम कहते हैं ना इंडस्ट्रियल लेवल पे, एक औद्योगिक स्तर पे बहुत बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन प्रदान करने वाली उर्वरक बनाने का तरीका बताया। और यह बात हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में, या हमारे देश में क्या दुनिया भर में, मिट्टी में सबसे ज्यादा डाला जाने वाला उर्वरक क्या है? वो नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जो है ये बनाना एक लैब के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर उतना आसान नहीं होता है। क्यों? आपको थोड़ी सी केमिस्ट्री समझाऊंगा इसकी, और साथ में यह भी बताऊंगा कि हेबर बॉश मॉडल जो था वो क्या था, इन्होंने किस तरह से एक प्रोसेस का विकास किया जिस प्रोसेस से औद्योगिक स्तर पे, एक इंडस्ट्रियल लेवल पे आप नाइट्रोजन को बना पाए, जिसके कारण आपकी मिट्टी जो है, आपकी मृदा जो है, वो इतनी सशक्त हो पाई कि वो दुनिया में खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ा पाई। चलिए शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भैया हमारा फास्ट ट्रैक बैच जो है ये 2025 के लिए आखिरी बैच आ गया है। अब इसके बाद 2025 के लिए कोई बैच नहीं आएगा। आप एजे लाइव कोड लगा के 18,999 रुपए में इससे जुड़ सकते हैं। 2025 का प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कराएगा, तो आप इससे आज ही जुड़ जाइए। 21 तारीख को सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा। 2026 की तैयारी कर रहे हैं, एजे लाइव कोड लगाना है, 29,999 में जुड़ जाना है। प्रतिज्ञा प्लस बैच है, सारे संकल्प जो प्रतिज्ञा बैच के होते हैं, आपका P2I बैच जो है वो सारे के सारे आपको इसमें मिलेंगे। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी आपको कराई जाएगी। एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में जुड़ जाइए। और अगर आप 2027 में जुड़ना चाहते हैं, 2027 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म बैच भी अवेलेबल है। पहले बेसिक्स पढ़ाई जाएंगे, फिर मेन तैयारी पर आएंगे इसमें। तो ये वाला बैच 35,999 में है। एजे लाइव कोड लगाकर जुड़ जाइए। चलिए साहब, अब एक बार जल्दी से हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हुआ क्या। देखिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम देखें 20वीं सदी की बात करें, अगर आप 20वीं सदी में देखें तो दुनिया में खाद्य सुरक्षा में सबसे ज्यादा काम जो हुआ है वो इस शताब्दी में हुआ है। 20वीं सदी में जो खाद्यान्नों का उत्पादन है, ये खाद्यान्न उत्पादन जो है ये 7 गुना हो गए। जितने 20वीं सदी के शुरू में होते थे दुनिया में, उससे 7 गुना ज्यादा खाद्यान्नों का उत्पादन होने लगा। और ये जो है, ये एक मेजर जंप जो खाद्यान्नों के उत्पादन को मिला, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि दुनिया के अनेक देशों में खाद्य सुरक्षा आ पाई और लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो पाया। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, इसके लिए और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं किसी एक फैक्टर को सारा श्रेय नहीं दूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो था एक औद्योगिक स्तर पे उर्वरक बनाने का, जो एक सुविधा का विकास हुआ। एक औद्योगिक स्तर पे उर्वरक बनाना, इस प्रक्रिया का जो विकास हुआ, इसका एक बहुत बड़ा योगदान माना जा सकता है। और इस चीज में जो है, इस बात को समझिए कि इस चीज में हेबर बॉश प्रक्रिया जो है उसने बहुत बड़ा योगदान किया। अब आज की तारीख में अगर हम बात करें तो हर समय, हर वर्ष जो है आप क्या करते हैं, पर्यावरण से, देखिए कितना ज्यादा हम नाइट्रोजन पे डिपेंडेंट हैं, पर्यावरण से लगभग 100 मिलियन टन नाइट्रोजन हम लेते हैं।
क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे जलवायु में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। तो हम 100 मिलियन टन नाइट्रोजन हमारे पर्यावरण से लेते हैं और उसमें हम केमिकल प्रक्रियाएं वगैरह करके लगभग 165 मिलियन टन जो है उर्वरक बना के हम लोग हर साल जो है पृथ्वी को सौंप देते हैं, पृथ्वी में उसको डाल देते हैं, ताकि हमारी कृषि की जो उर्वरता है वो बढ़ पाए। स्केल समझिए, 100 मिलियन टन जो है, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है, यानी कि कितना ज्यादा, करीब करीब आप यह मान लीजिए 10 करोड़ टन नाइट्रोजन हम प्रकृति से लेते हैं, उसका उर्वरक बनाते हैं और उसको हम जमीन में डाल देते हैं। तो इतना सारा जो है हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, इतना इसका उत्पादन कर रहे हैं, यह कभी भी संभव नहीं हो पाता अगर हेबर बॉश ने अपनी प्रक्रिया नहीं शुरू की होती। प्राकृतिक तौर पे भी जमीन में उर्वरक का जो है वो प्रकृति से भी, अगर जलवायु के साथ भी, वायुमंडल के साथ भी आपकी मिट्टी संपर्क में रहती है, तो प्राकृतिक तौर पर भी 100 से 140 मिलियन टन के आसपास उसको जो है नाइट्रोजन मिलता है। प्राकृतिक तौर पे 100 से 140 मिलियन टन के आसपास मिलता है, यानी कि जितना प्राकृतिक तौर पे मिलता है उससे ज्यादा हम उर्वरक के तौर पर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यह बात क्लियर है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो अब देखिए होता क्या है, इसमें चुनौती क्या थी? आप कहेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात यह है कि प्रकृति में नाइट्रोजन जो मिलती है वो नाइट्रोजन गैस के तौर पे मिलती है, जिसका फॉर्मूला है N2। आप में से जिन लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है स्कूल लेवल पे, आप लोग जानते होंगे कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु जो होते हैं उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड आप ये समझिए, केमिकल बॉन्ड जो होते हैं उनमें से ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो बेहद सशक्त माना जाता है। यानी कि अगर आपके यहां नाइट्रोजन गैस N2 के फॉर्म में है, N2 की तरह पाई जा रही है, तो उसको वो एक तरह से निष्क्रिय होगी। इस बात को समझिए, जब कोई भी बहुत ज्यादा मजबूत बॉन्ड में होता है तब वो आमतौर पर निष्क्रिय होता है, क्योंकि भाई उसका एक जो स्टेबिलिटी आ चुकी है ना। आप इस बात को समझिए कि आप इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं कि भाई N2 जो है, आप देखिए, जब तक आप, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जब तक आप लोग कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करते, यूपीएससी की तैयारी का एग्जांपल लेता हूं, कि जब तक आप कोई कोर्स ज्वाइन नहीं करते तब तक आप यहां वहां बहुत भटकते हैं कि भाई ये वाला सर अच्छे हैं, वो वाली मैडम अच्छी हैं, ये वाला वीडियो अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा, ये सब चलता रहता है आपके दिमाग में हमेशा। आप कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं। जब आप एक कोर्स से जुड़ जाते हैं तो आप में एक स्थायित्व आ जाता है कि यार इस कोर्स में जो पढ़ाया जा रहा है वो मुझे करना है। ये होता है, हम में से बहुत लोगों के साथ होता है। तो ऐसा ही आप समझ लीजिए कि अगर नाइट्रोजन दोनों अलग अलग हैं तब वो ज्यादा रिएक्टिव है, और हमें अपने पौधों के लिए क्या चाहिए? रिएक्टिव नाइट्रोजन ही चाहिए। हमें अपने पौधों के लिए ये नाइट्रोजन किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये तो कोई रिएक्शन करेगी ही नहीं, ये पौधों में जाएगी ही नहीं। पौधों में जाएगी तो पौधों को भी किसी तरह का पोषण नहीं देगी। तो ये नाइट्रोजन गैस किसी काम की नहीं होती, लेकिन इसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसको तोड़ने के लिए एक जो प्रक्रिया थी, एक मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए करीब 946 किलो जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही थी। तो ये बॉन्ड जो है ये इतना सशक्त था, और इस बॉन्ड को तोड़ पाना भाई, और हमको ऐसा नहीं है ना कि जरा सा ही बनाना है, हमको तो इतना नाइट्रोजन बनाना है जो पूरे देश के खेतों में प्रयोग किया जा सके। तो यार अगर इतनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी हमको इस नाइट्रोजन को तोड़ने के लिए, फिर तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। ये सारी की सारी उर्वरक जो है बहुत महंगी पड़ेगी, और कोई भी दुनिया का किसान इतना अमीर तो है नहीं जो लाखों रुपए की उर्वरक प्रयोग करेगा। कृषि की लागत बढ़ जाएगी, ये बात तो हम जानते हैं। तो यहां पर क्या हो, अच्छा देखिए, प्राकृतिक तौर पे क्या होता है, प्रकृति में एक चीज होती है जो है बिजली चमकना। प्रकृति में जब बिजली चमकती है, बिजली चमकने से यह बॉन्ड टूट जाता है। लेकिन बिजली तो 12 महीने चमकती नहीं है, बिजली हर समय चमकती नहीं है, और बिजली के चमकने से भी जो नाइट्रोजन बनी उसको एकत्रित कैसे किया जाए, ये बात भी हमको समझ में नहीं आती कि भाई प्रकृति में कहीं पर मान लो नाइट्रोजन के बॉन्ड टूट भी गए तो उसको आप इकट्ठा कैसे करोगे, ये बात हमको क्लियर हुई नहीं कि इसका हम क्या करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि प्रकृति में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसा आपको पता है दालों की जड़ों में इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को लाकर तोड़ते हैं और उसको जो है यहां पर पौधों के अंदर भेजते हैं, लेकिन यह भी सीमित मात्रा में है। भाई ये बात तो हम जानते हैं ना कि यह होता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं होता, तभी हमको ऊपर से नाइट्रोजन डालना पड़ता है। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो यहां पर आते हैं जर्मनी के नोबेल पुरस्कार, जिनको इसी आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, एक जर्मन रसायन शास्त्री हेबर आते हैं यहां पर कहानी में, और हेबर ने इस चुनौती को समझा
और उन्होंने कहा कि यार मुझे कुछ ना कुछ करके आसानी से इस नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के तरीके लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने जो है बहुत सारे तरीके इसके लिए निकाले। उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने नाइट्रोजन के साथ थोड़ा पहले हाइड्रोजन मिलाया पहले, और उनको लगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर आप बहुत गर्म करो, बहुत ज्यादा हीट करो, जैसे आप देखोगे 1000 डिग्री सेल्सियस तक उन्होंने गर्म किया, तब जो है अमोनिया बना। नाइट्रोजन यानी कि टूट गया, है ना, अमोनिया बना मतलब नाइट्रोजन N2 टूट गया और उसने हाइड्रोजन से रिएक्ट करके NH3 बना लिया, अमोनिया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बहुत कम बना और बहुत ज्यादा ऊर्जा लगी। उसके बाद उनको यह लगा कि यार अगर हम दबाव बहुत ज्यादा डालें, तो ऐसे बहुत तरह के ये एक्सपेरिमेंट करते रहे और उन्होंने ये देखा कि अगर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी कि पर्यावरण का, जलवायु का जो दबाव होता है, उससे अगर 200 गुना दबाव डाल के इस रिएक्शन को कराया जाए तो हम क्या करेंगे, उसके बाद जो है हम इसको बना सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया भी बहुत धीमी थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हां जी माफ कीजिएगा, हां जी, तो उसके बाद जो है एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट, ठीक है, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है यहां पर इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इस प्रक्रिया में योगदान किया। और उनके योगदान के साथ क्या हुआ, यहां पर उन्होंने एक तरह से इसका तापमान कम किया कि कम तापमान पर भी हो सकता है, दबाव की भी जो आवश्यकता है वो इन्होंने कम की और धीरे धीरे इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। उसके बाद एक इंजीनियर, देखिए वो वैज्ञानिक भी नहीं थे, एक इंजीनियर थे, एक मैकेनिक थे, फेडरिक किर्चन बॉश, थोड़ा विचित्र नाम है, तो एक फेडरिक किर्चन बॉश नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया, किर्चन बॉश ने क्या किया, एक ऐसा संयंत्र बनाया जिसमें आप ये सारी चीजें कर सकते हो और जिसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा है। यानी कि एक जो आपकी हेबर रिएक्शन थी उसको सही तरीके से अंजाम देने के लिए एक मशीन बनाई, एक डिवाइस बनाया, जिसका जो आगे जाके औद्योगिक प्रक्रियाओं का आधार बना। आगे जाके हेबर साहब को इस काम के लिए नोबेल प्राइज मिला, लेकिन जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला तो उन्होंने अपने नोबेल के भाषण में भी यह कहा कि भाई ये मेरा अपना खुद का नहीं है, जो हमारे अंग्रेज वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट और किर्चन बॉश जो हैं, इन दोनों का इसमें बराबर का योगदान है। इन्होंने अपना जो पेटेंट था वो भी इन दोनों के साथ शेयर किया। जो नोबेल पुरस्कार की राशि मिली, वो नोबेल पुरस्कार की राशि भी इन दोनों के साथ बराबर बराबर बांटी। और एक तरह से इनको भी, हालांकि तकनीकी तौर पे हेबर साहब को ही नोबेल मिला है, लेकिन इन दोनों को भी नोबेल पुरस्कार का लाभ इन्होंने प्रदान किया। ठीक है, तो भाई इससे क्या हुआ, औद्योगिक स्तर पे जो एक नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत कठिन था, इनकी इस केमिस्ट्री के जरिए, इस केमिकल एक्सपेरिमेंट के जरिए नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना अपेक्षाकृत सरल हो गया। और इसके सरलीकरण के बाद दुनिया भर में जो नाइट्रोजन पे आधारित उर्वरकें हैं उनका बनना शुरू हो गया। और इसके जरिए हम ये कह सकते हैं निश्चित तौर पे दुनिया भर में जो खाद्य सुरक्षा है उसका विस्तार हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। हालांकि अब एक शिकायत ये आ रही है कि दुनिया भर के किसान जो हैं वो उर्वरक पर अति निर्भर हो गए हैं। वो बात भी सही है भाई, ये बात हम जानते हैं। पहले प्रति व्यक्ति 1 से 2 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रयोग होता था, अब यह वैश्विक औसत जो है 13 किलो तक पहुंच चुका है। तो एक संतुलन की बात है कि हम किस तरह से इसका संतुलन स्थापित कर पाएंगे कि नाइट्रोजन वास्तविकता में जितना जरूरी है हम उतना ही दें, उससे ज्यादा ना दें। लेकिन तब भी इन वैज्ञानिकों का जो योगदान है दुनिया में भूख खत्म करने में, दुनिया में खाद्य सुरक्षा लाने में, उसको कम करके नहीं आंका जा सकता। ठीक है, मैं आशा करता हूं यह कहानी आपको समझ में आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि कोई एक चीज जो हमको एक क्षेत्र से जुड़ी लगती है उसमें कितने अलग अलग लोग जो हैं वो अपना योगदान देते हैं। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता देता हूं, लॉन्ग टर्म बैच 18 तारीख से शुरू हो रहा है, सुबह 8 बजे से। एजे लाइव कोड लगाना है 35,999 में। 2026 का P2I बैच है, फाउंडेशन बैच है, एजे लाइव कोड लगा के 29,999 में मिल जाएगा। 21 तारीख सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। और अगर 2025 का जो आखिरी बैच है, इसके बाद नहीं आएगा, लास्ट बैच चाहिए, तो भाई एजे लाइव कोड लगाइए, 18,999 में जुड़ जाइए। 21 तारीख सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। जो भी बैच सूटेबल लगे तुरंत उससे जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।